नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाने जा रहा हूं और सबसे पहले जो है इस बायोलॉजी को स्टार्ट करने का मेरा मेन मकसद ये रहा है कि मैंने यूट्यूब पे देखा तो कोई मतलब साइंस के लिए कोई एक प्रॉपर वीडियो नहीं था जिसमें कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाया हुआ हो। इसलिए मैंने सोचा कि आज एक स्टूडेंट के लिए जो कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है वो साइंस स्टार्ट किया जाए। तो पहले मैं आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, इसके बाद मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा और तब मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। हाँ, एक चीज और कि ये जो है इसमें मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट जो है जितने भी वीवीआई क्वेश्चन है और जो भी आपके एग्जाम है, जो वनडे एग्जाम है, ये वनडे एग्जाम में बिल्कुल ही जो जितने भी क्वेश्चन हैं ये कभी ना कभी पूछे गए हैं। तो इस तरह से मैं आप तो वनडे एग्जाम में जो है जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हम लोग उस पर भी विशेष फोकस करेंगे और साथ ही साथ हम लोग एसएससी और रेलवे के क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आप लोगों का कोशिका यानी कि सेल। और यदि आप लोग मेरे इस वीडियो को देख लीजिएगा तो मैं आपको गारंटी बोल रहा हूं कि आपका यदि वनडे एग्जाम होगा जिसमें कि आपके क्वेश्चंस होते हैं ऑप्शनल, तो वो क्वेश्चंस आपके छूटने वाले नहीं है। ये इतना मेरा दावा है क्योंकि मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपका एक भी पॉइंट मिस नहीं होगा। मेरा ये भी मानना है कि यदि हम लोग किसी टॉपिक पे या कोई भी किसी भी काम पे यदि हम लोग समय दे रहे हैं तो उसको अच्छे तरह से करना चाहिए, चाहे वो बिजनेस हो, पढ़ाई हो या किसी चीज की तैयारी हो। कुछ भी यदि आप कर रहे हैं तो पूरे मन से कीजिए। कोई ये नहीं कि आपने उस पर टाइम भी दिया और फिर जो है आप उसमें किसी तरह से जो है वो सफल भी ना हुए। नहीं, यदि आप टाइम दे रहे हैं तो अपने माइंड को कंसंट्रेट कीजिए उस पॉइंट पे जब तक कि आपको सफलता नहीं मिल जाती है। तो दोस्तों चलते हैं, बढ़ते हैं आगे की तरफ। कोशिका, और देखिए ये कोशिका आपके एक पार्ट में खत्म होने वाला जो है वो चैप्टर नहीं है, तो इसलिए मैं इस कोशिका को 2 या 3 पार्ट में करके आपको बताऊंगा ताकि कोशिका से रिलेटेड कोई भी पॉइंट आपका किसी भी एग्जाम में आए तो वो छूटे नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोशिका, क्योंकि इससे जो है वो क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। तो ये कोशिका है जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सेल। याद रखिएगा, कोशिका जो है इसको इंग्लिश में सेल बोला जाता है। और इसके सबसे पहले अभी मैं खोजकर्ता वगैरह का नाम नहीं लूंगा क्योंकि अभी जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको जानना आपको जरूरी है। तो सबसे पहले देखिए कोशिका क्या है। कोशिका जो है वो जीवन की आधारभूत इकाई है। ये अंग नहीं है, ये इकाई है। जिस तरह से आपका देखिए बहुत जो कोशिका होते हैं हमारे जो है मानव शरीर में बहुत कोशिकाएं होती है। जैसे कि एक 60 केजी के मनुष्य में देखा जाए तो एक 60 केजी के मनुष्य में 60 गुने 10 के पावर 15 कोशिकाएं पाई जाती है। एक 60 केजी के यदि स्वस्थ मनुष्य को उठाया जाए तो उस 60 केजी के स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 60 गुने 10 के पावर 15 कोशिकाएं पाई जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में कितनी कोशिकाएं हैं। तो जो कोशिका है ना, बहुत सारी कोशिका जब मिलती है, जब बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाएं होती है, बहुत सारी कोशिका जब मिलती है तो एक उत्तक का निर्माण करती है। बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर एक उत्तक का निर्माण करती है और बहुत सारे उत्तक मिलकर एक अंग का निर्माण करते हैं। बहुत सारे उत्तक मिलकर एक अंग का निर्माण करते हैं और बहुत सारे अंग मिलकर एक अंग तंत्र का निर्माण करते हैं तथा बहुत सारे अंग तंत्र मिलकर एक शरीर का निर्माण करते हैं। इससे आप समझ चुके होंगे कि जो जीवन की जो ये शरीर है ना, शरीर की जो है वो संरचनात्मक इकाई जो है वो क्या है, कोशिका ही है। जिस तरह से हम लोग घर में देखते हैं तो घर में सबसे पहले ईंट लगता है। इसके बाद देखते हैं कि ईंट को जोड़ने के लिए हम लोग जो ये गिट्टी होता है, बालू होता है, सीमेंट होता है, इन सभी का मिश्रण हम लोग तैयार करके उस जो ईंट होता है ईंट के बीच बीच में डालते हैं ताकि वो ईंट जो है वो हिले नहीं अपने जगह से। तो और ईंट के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग फिर उसको
प्लास्टर करते हैं, प्लास्टर के बाद फिर हम लोग उसको पेंट वगैरह करते हैं। तो इस तरह से घर की जो है वो आधारभूत इकाई क्या हुई, ईंट। उसी तरह से हमारे मानव शरीर के आधारभूत इकाई भी जो है वो कोशिका है, यानी कोशिका जो है वो जीवन की आधारभूत इकाई है। अगला पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। तो देखिए, जो कोशिका का अध्ययन होता है, ये भी क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। तो आप आज के बाद कभी छोड़ के मत आइएगा, कोशिका का अध्ययन जो होता है उसे साइटोलॉजी कहते हैं, यानी कि कोशिका के अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। इसके बाद देखिए, इसके आकार के ऊपर अब हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, यदि कोशिका के आकार के ऊपर हम बात करें तो इसका आकार जो होता है ना, वो कम से कम, सबसे मिनिमम 0.1 माइक्रोमीटर होता है, यानी कि कोशिका का जो आकार होता है वो 0.1 माइक्रोमीटर का होता है। और इस आकार का जो है कोशिका किस जीव में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है प्लूरो न्यूमोनिया में। आप याद रखिएगा, प्लूरो न्यूमोनिया में जो है वो कोशिकाएं पाई जाती है 0.1 माइक्रोमीटर के आकार के। तथा सबसे अधिकतम जो होता है वो कोशिका की आकार कितनी हो सकती है, तो अधिकतम कोशिका की आकार 170 गुने 135 मिलीमीटर होती है। और इस आकार क्या होता है, आपके शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को आप कभी छोड़िएगा मत। बात करें यदि आगे, तो देखिए, जीवाणु की कोशिका 1 माइक्रोमीटर से लेके 10 माइक्रोमीटर व्यास तक की होती है, यानी कि जो जीवाणु की कोशिकाएं होती है वो 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर के बीच में होती है। यानी कि ये जीवाणु के आकार के ऊपर डिपेंड करेगा। यदि बड़ा जीवाणु है तो उसके कोशिका का आकार 10 माइक्रोमीटर हो सकता है, तथा यदि कोई जीवाणु छोटा है तो उसका आकार 1 माइक्रोमीटर के आसपास हो सकता है। बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट देखिए है आपका कि तंत्रिका कोशिका, यानी कि न्यूरॉन मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो देखिए, इस पॉइंट को मिस ना कीजिएगा। तंत्रिका कोशिका, आगे हम लोग न्यूरॉन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसको इंग्लिश में न्यूरॉन बोलते हैं। हम लोग इसके बारे में भी पढ़ेंगे और विस्तृत जानकारी लेंगे हम लोग इसके बारे में। जो तंत्रिका कोशिका होती है, ये मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, ये मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। अब देखते हैं अगले पॉइंट के बारे में कि ऐसे जीव जिनका शरीर सिर्फ एक कोशिका का बना होता है, ऐसे जीव जिनका शरीर एक कोशिका का बना होता है, ऐसे जीवों को एक कोशिकीय जीव कहते हैं, यानी कि जिनका शरीर एक कोशिका का बना है। तो देखिए, आपके यदि क्वेश्चन पूछ देगा कि वैसे जीव जिनका शरीर एक कोशिका का बना होता है तो वैसे जीव क्या कहलाते हैं, तो आपके प्रश्न में ही उत्तर है। जो एक कोशिका का है वो एक कोशिकीय, तथा जिनका शरीर बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है वैसे जीव बहुकोशिकीय कहलाते हैं। यानी कि देखिए, आपके ऐसे जीव जिनका शरीर सिर्फ एक कोशिका का बना होता है, ऐसे जीवों को एक कोशिकीय जीव कहते हैं। और इसके उदाहरण है अमीबा, पैरामीशियम और क्लेमाइडोमोनस। ठीक है, क्लेमाइडोमोनस, ये आपके जो हैं वो इसके एग्जाम्पल्स हैं। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट है हमारा खोज के ऊपर, यानी कि अब हम लोग पढ़ेंगे कि कब किसका खोज हुआ था। यानी कि कोशिका में जो विभिन्न अंगे पाई जाती हैं, जैसे कि आपका हो गया कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, इसके बाद हम लोगों का जो होता है वो कोशिका द्रव्य होता है, इसके बाद केंद्रक वगैरह होता है। तो ये सभी चीजों का खोज कब हुआ था, इन सभी चीजों के बारे में अब हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं खोज। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कोशिका की खोज एक्चुअल में सबसे पहले किसने की थी। तो देखिए, कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में, याद रखिएगा ये ईस्वी, कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने किया था। कहाँ के वैज्ञानिक थे? ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, यानी कि
अंग्रेज वैज्ञानिक थे और इन्होंने ही 1665 ईस्वी में, ये ईस्वी याद रखिएगा, 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की थी। और कैसे किया, तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने अपने द्वारा एक माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किए थे और उस सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उन्होंने एक कॉर्क का उन्होंने अध्ययन किया और कॉर्क के एक पतली कोठरी में उन्होंने देखा कि इसमें जो है एक छोटे से कांटे के टुकड़े में उन्होंने पाया कि इसमें छोटी जो मधुमक्खी के छत्ते के समान जो कोठरियां होती है, उस तरह से उन्होंने अपने बनाए माइक्रोस्कोप की सहायता से उस कॉर्क के अध्ययन में पाया कि इसमें छोटी छोटी मतलब मोटी भित्ति वाले जो है वो मधुमक्खी के छत्ते के समान बहुत सारी रचनाएं हैं और उस रचना को ही उन्होंने नाम दिया सेल का। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने ही सर्वप्रथम कोशिका को सेल नाम दिया था। यह हमेशा आप याद रखिएगा, जहां पे कि सेल का मतलब होता है कोसा, यानी कि रॉबर्ट हुक ने ही सर्वप्रथम कोशिका को सेल नाम दिया था। इसके बाद यदि बात करें अगला, तो देखिए रॉबर्ट हुक का अध्ययन, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक माइक्रोग्राफिया, ये पुस्तक का नाम याद रखिएगा। बहुत लोग इसके बारे में पढ़ तो लेते हैं, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट को कि वो पढ़ते तो पूरा है लेकिन ये पुस्तक का नाम भाई देखो याद नहीं कर पाते। ये पुस्तक का नाम याद करो, माइक्रोग्राफिया। ऐसे आसान नाम है लेकिन बहुत लोगों का ध्यान इस टॉपिक पे जाता ही नहीं है और मेरा वही टारगेट है कि आपका एक भी टॉपिक न छूटे। यानी कि रॉबर्ट हुक का अध्ययन, उनकी प्रसिद्ध पुस्तिका जो पुस्तक है उसमें जो जिनका नाम है माइक्रोग्राफिया में प्रकाशित हुआ। यानी कि उन्होंने जितना भी अध्ययन किया था उनके अध्ययन का जो है ये पुस्तक है माइक्रोग्राफिया। उन्होंने कोशिका की खोज कैसे की, कैसे उन्होंने सूक्ष्मदर्शी वगैरह को बनाया, तो इसमें सारे जो भी उनका अध्ययन था, इस सारे अध्ययन आपको मिल जाएंगे उनके पुस्तक माइक्रोग्राफिया में। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं, लीवेनहॉक नामक एक वैज्ञानिक ने 1674 ईस्वी में, लीवेनहॉक नामक एक वैज्ञानिक ने 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज की। यानी कि देखिए जो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने जो कोशिका की खोज की थी, ये इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। इनके द्वारा जो कोशिका खोजी गई थी वो मृत कोशिका थी, लेकिन उससे जब इन्होंने किया था 1665 ईस्वी के बाद 9 साल बाद, 9 वर्ष ये याद रखिएगा, 9 वर्ष बाद लीवेनहॉक नामक एक वैज्ञानिक ने 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम की थी। और ये जीवित कोशिका में कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे जीवाणु हो गए, प्रोटोजीवा आदि की कोशिकाओं को उन्होंने खोजा था। इसके बाद रॉबर्ट ब्राउन नामक एक वैज्ञानिक ने 1831 ईस्वी में, माफ कीजिएगा, 1831 ईस्वी में न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक की खोज की। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने, क्षमा कीजिए, रॉबर्ट ब्राउन नामक एक वैज्ञानिक ने जो केंद्र वो जो है वो कोशिका का अध्ययन कर रहे थे, तो कोशिका के अध्ययन में उन्होंने पाया कि कोशिका के बीच में एक गोलाकार रचना होती है और उस गोलाकार रचना को ही रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक का नाम दिया। जो कोशिका के बीच में पाई जाने वाली गोलाकार रचना को ही रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक का नाम दिया। यानी कि केंद्रक की खोज किसने की, तो रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने की। इसके बाद पुरकिंजे नामक एक वैज्ञानिक ने, इनके खोज करने के फिर से 8 साल बाद पुरकिंजे नामक एक वैज्ञानिक ने 1839 ईस्वी में, ये याद रखिएगा वैज्ञानिक का नाम बहुत ज्यादा जो है वो पूछा जाता है, थोड़ा सा नाम जो है वो थोड़ा सा किसी तरह से डिफिकल्ट तो है, क्योंकि ये सब सारे के सारे जो हैं वो विदेशी वैज्ञानिक लोग हैं, लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यही तो कंपटीशन है। जो कोशिश करता है, जो मेहनत करेगा, जो याद करेगा, एक्चुअल में सिलेक्शन उसी का होगा। देखिए आगे बढ़ते हैं, तो पुरकिंजे नामक एक वैज्ञानिक ने 1839 ईस्वी में, याद रखिएगा ये भी ईस्वी, 1839 ईस्वी में कोशिका के अंदर पाए जाने वाले, जो कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अर्ध तरल दानेदार सजीव पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य का नाम दिया। यानी कि यदि पूछा जाएगा कि प्रोटोप्लाज्म, जिसको जीव द्रव्य बोला जाता है हिंदी में,
यानी कि जीव द्रव्य की खोज किसने की? तो जीव द्रव्य की खोज पुरकिंजे नामक एक वैज्ञानिक ने 1839 ईस्वी में की थी। ठीक है। और जो प्रोटोप्लाज्म जो है इसका अंग्रेजी नाम है, जिसका हम लोग बोलते हैं हिंदी में, जिसको हम लोग हिंदी में जीव द्रव्य के नाम से जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट है हम लोगों का 1838 ईस्वी में एक वनस्पति वैज्ञानिक स्लाइडेन, जो एक वनस्पति वैज्ञानिक थे स्लाइडेन। तो 1838 ईस्वी में एक वनस्पति वैज्ञानिक स्लाइडेन ने कहा कि पादपों का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। पादप का मतलब होता है पेड़ पौधे, यानी कि पेड़ पौधे का शरीर जो होता है वो सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। इस बात को किसने कहा? स्लाइडेन नामक एक वैज्ञानिक ने। ये स्लाइडेन नामक वैज्ञानिक थे कहाँ के? ये जर्मनी के थे। यानी कि 1838 ईस्वी में एक वनस्पति वैज्ञानिक स्लाइडेन ने कहा कि पादपों का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। और इसके एक साल बाद यानी कि 1839 ईस्वी में 1839 ईस्वी में एक प्रसिद्ध जंतु वैज्ञानिक, ये जो थे वो जंतु विज्ञान शास्त्री थे जिनका नाम था स्वान। इन्होंने बताया कि जंतुओं का शरीर भी सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। ये पादप वैज्ञानिक थे, इसलिए इन्होंने पेड़ पौधे के बारे में बताया कि इनका शरीर जो होता है वो सूक्ष्म कोशिकाओं का होता है। और ये जो थे वो जंतु वैज्ञानिक थे और इन्होंने बताया कि जो जंतुओं का शरीर हुआ, यानी कि मैंने भी जंतुओं का अध्ययन किया और मैंने यह पाया कि जंतुओं का शरीर भी सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। तो ये जो है ये पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करके बताया, इन्होंने जंतुओं के बारे में अध्ययन करके बताया। और ये भी जर्मनी के ही थे। दोनों जर्मन वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन के आधार पर एक मत का प्रतिपादन किया जिसे कोशिका सिद्धांत कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आपका निकल के आएगा कि कोशिका सिद्धांत किसे कहते हैं। तो आपको बोलना होगा कि 1838 ईस्वी में एक जर्मन वनस्पति वैज्ञानिक स्लाइडेन ने अध्ययन पेड़ पौधे का अध्ययन करके यह बताया कि जो पादपों का शरीर होता है वो बहुत ही सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और इसके एक साल बाद 1839 ईस्वी में एक जर्मन जो थे वो जंतु विज्ञान शास्त्री ही जिनका नाम स्वान था, इन्होंने भी अध्ययन किया और इन्होंने भी पाया कि जंतुओं का शरीर भी सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। और इन दोनों जर्मन वैज्ञानिकों ने अपने जो है वो खोज के आधार पे, जो अपना अध्ययन किया, इस अध्ययन के आधार पे इन्होंने एक मत का जो है वो प्रतिपादन किया और इस मत को ही बोला जाता है कोशिका सिद्धांत। इस मत को ही कोशिका सिद्धांत कहते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट है आपका 1855 ईस्वी में बिरचो ने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता है आपके, बहुत बार ये पूछ चुका है कि कौन से वैज्ञानिक ने बताया कि पहले से जो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है वो पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है। तो यहाँ आपका बिरचू महोदय होगा। यानी कि बिरचू महोदय ने ही 1855 ईस्वी में सर्वप्रथम बताया कि जो नई कोशिकाएं होती है इसका निर्माण जो होता है वो पहले से जो मौजूद कोशिका होती है उससे होती है। और जब हम लोग कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ेंगे तो कोशिका विभाजन के बारे में भी बिरचू महोदय जी के इस कथन का हम लोग जो है वो यूज करेंगे। इसके बाद जो है 1884 ईस्वी में स्ट्रासबर्गर ने बताया कि केंद्रक पैतृक लक्षणों की वंशागति में भाग लेता है। यानी कि जो केंद्रक है वो जो पैतृक लक्षणों होते हैं उनके वंशागति में जो है वो भाग लेते हैं। जैसे कि आपका जो क्रोमोसोम होता है, जो जैसे वंशागति के अनुसार जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जाता है। तो इसके बारे में जो है वो स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने 1884 ईस्वी में सर्वप्रथम बताया कि केंद्रक जो है वो पैतृक लक्षणों की वंशागति में जो है वो भाग लेता है। इसके बाद जो है अगला पॉइंट हम लोग का है 1861 ईस्वी। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे गए हैं। 1861 ईस्वी में मैक्स सुल्ज नामक वैज्ञानिक ने, याद रखिएगा मैक्स सुल्ज। मैं अभी ज्यादा वैज्ञानिकों का नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि अगले जब हम लोग पार्ट बाई पार्ट पढ़ेंगे, यानी कि जब हम लोग
कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकांग हैं, जब हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग उसके उनके खोजकर्ता का नाम उसी समय लेंगे, क्योंकि यदि मैं अभी सभी खोजकर्ताओं का नाम ले लूंगा तो आपको कंफ्यूजन होगी, फिर आप जल्दी याद नहीं कर पाइएगा। तो 1861 ईस्वी में मैक्स सुल्ज नामक वैज्ञानिक ने बताया कि कोशिका प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड है। प्रोटोप्लाज्म जिसे हम लोग बोलते हैं जीव द्रव्य। अभी मैंने आपको जस्ट पहले बताया था, जिनकी खोज पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने 1839 ईस्वी में की थी। तो उन्होंने 1861 ईस्वी में मैक्स सुल्ज नामक वैज्ञानिक जो थे, उन्होंने बताया कि कोशिका प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड है जिसमें एक केंद्रक होता है, और इस कथन को प्रोटोप्लाज्म मत कहते हैं। बोल देगा कि प्रोटोप्लाज्म मत के जो है वो प्रोटोप्लाज्म मत को किसने दिया था, यदि बोल दिया तो आपको बोलना होगा कि मैक्स सुल्ज नामक वैज्ञानिक ने प्रोटोप्लाज्म मत का जो है वो सिद्धांत दिया था, यानी कि प्रोटोप्लाज्म मत का जो है उन्होंने प्रोटोप्लाज्म मत के बारे में उन्होंने बताया था। तो आज के क्लास को हम लोग बस यहीं पे स्टॉप करते हैं। थोड़ी सी आपको लाइटिंग की प्रॉब्लम आ गई होगी, क्योंकि मुझे पता है थोड़ा सा बोर्ड जो है वो चमक भी रहा है। मैं इस लाइट के इशू को मैं जल्द ही ठीक करवा दूंगा, और जो आगे इस तरह के जितने भी है, मेरा बस यही टारगेट है कि आपका एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में न छूटे बस। तो आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि कोशिका के जो है कोशिका का जो है संपूर्ण रचना, और इसके बाद जितना भी हो सके अगले वीडियो में, जैसे कि ज्यादा वीडियो लंबी भी ना हो, 25-30 मिनट की वीडियो हो बस, उससे ज्यादा लंबी नहीं बनानी है, क्योंकि उससे यदि लंबी बना दे वीडियो तो आप फिर देखने में आप लोग बोर फील करोगे। तो बस अगले वीडियो में जितनी हो सके हम लोग अध्ययन करेंगे, और इसके बाद एक थर्ड पार्ट भी आएगा कोशिका का, उसमें हम लोग संपूर्ण कोशिका के बारे में अध्ययन करके फिर हम लोग कोशिका विभाजन के तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।